तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 12 का लेसन 12 और वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बात कर चुके थे नोमेनक्लेचर के बारे में, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के कॉमन नेम पढ़ लिए थे, आईयूपीएसी नेम पढ़ लिए थे और हमने बात की थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की, और इसमें भी दो मेथड मैं आपको पढ़ा चुका था। एक मेथड आपको मैंने पढ़ाया था जीआर से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बनाएं, तो आपको बताया था जब जीआर फार्मिक एस्टर से 1:1 में रिएक्ट करता है, 1:1 में अभिक्रिया करता है, तो आपको मिलता है क्या, एल्डिहाइड। और अगर फार्मिक एसिड के अलावा किसी दूसरे एसिड का एस्टर हो तो 1:1 में रिएक्ट करने से 1:1 में अभिक्रिया करने से बनता है कीटोन। एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड भी करते हैं जीआर से रिएक्ट और उनसे भी फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है आपको कीटोन। अगर जीआर की रिएक्शन हुई थी हाइड्रोजन साइनाइड से तो बनने वाले प्रोडक्ट से एल्डिमीन और एल्डिमीन से मिला था आपको एल्डिहाइड, और जब जीआर रिएक्ट करता था एल्किल साइनाइड से तो बनने वाले प्रोडक्ट से आपको मिलती थी कीटीमीन, और उसके जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस से आप पाते थे क्या, कीटोन। आपको साथ में बताया था कि अगर कैल्शियम सॉल्ट ले लें तो कैल्शियम फॉर्मेट से हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, कैल्शियम एसीटेट के ड्राई डिस्टिलेशन से शुष्क आसवन से हमें एसीटोन मिलता है, और इन दोनों का मिक्सचर लिया जाए तो हमें एसीटल्डिहाइड मिल जाता है। जब आज बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे तीसरे मेथड की, और वह है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे पाएंगे, तो देखिए ये कहता है व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन a cyclic compound known as ozonide is formed which on hydrolysis in the presence of zinc powder forms carbonyl compound। जब एल्कीन की क्रिया ओजोन से होती है तो एक चक्रीय यौगिक ओजोनाइड बनता है। जब एल्कीन की क्रिया ओजोन से होती है तो एक चक्रीय यौगिक ओजोनाइड बनता है, जिसका जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। तो सिंपल सा बेटा, क्या कहा, एल्कीन। एल्कीन सबको पता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है डबल। ये सिंपली आप एक एल्कीन को कंसीडर कीजिए इस तरह से, ठीक है। इस एल्कीन की फ्री वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से एल्कीन ग्रुप से कंप्लीट कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप इस एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं ओजोन से। ओजोन सबको पता है क्या होता है, O3 होता है ओजोन। तो जब इस ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा क्या होता है, यहाँ दोनों कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटता है। हम कह रहे हैं ना, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, एक चक्रीय यौगिक बनता है। तो चक्रीय यौगिक बनते समय ये डबल बॉन्ड जो है दोनों के बीच का ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, और ये डबल बॉन्ड टूटने से बेटा कार्बन दोनों जो है इनकी दो वैलेंसी क्या हो जाती है बेटा, फ्री हो जाती है। ये डबल बॉन्ड यहां से टूट गया तो इसकी भी दो वैलेंसी फ्री हो गई और इसकी भी दो वैलेंसी क्या हो गई बेटा, फ्री हो गई। और क्या हुआ, ये ओजोन इन पर आकर के अरेंज हो गया इस तरह से। देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 ऑक्सीजन आ गए। इस ऑक्सीजन ने इन दोनों कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, और नीचे वाले ऑक्सीजन को देखिए, इन्होंने इस कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया, दोनों की एक एक वैलेंसी क्या है, फ्री है। फ्री वैलेंसी से आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए बन गया ना, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, 5 कार्बन की क्लोज चेन बन गई, बंद श्रृंखला बन गई, जिसमें 5 एटम्स की एक बंद श्रृंखला बन गई, एक क्लोज चेन बन गई, जिसमें 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। इस साइक्लिक कंपाउंड को आप कहते हैं ओजोनाइड। तो हमने कहा व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन, ए साइक्लिक एडक्ट, एक चक्रीय यौगोत्पाद ओजोनाइड इज फॉर्म्ड, ओजोनाइड बनता है ना, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक पाउडर, जो जिंक पाउडर की प्रेजेंस में, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल अपघटित हो गए। कुछ मत करो, सॉफ्टी बना दो। ये लो, दिख रही है आपको, सिंपली क्या किया है, सॉफ्टी बनाई है मैंने।
इस बॉन्ड ब्रेकिंग पे ध्यान दीजिए सर ने किस तरह से तोड़ा है। और इस सॉफ्ट टी में ये बर्फ डाल दो, यानी ये पानी डाल दो, आपका H2O डाल दिया H2O। अब देखिए क्या हो गया, H2O इस एक ऑक्सीजन को ले गया और इसको ले जाकर के इसने बना लिया H2O2। इस H2O2 को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इधर देखिए ये बॉन्डिंग टूटी इस कार्बन और ऑक्सीजन की, और ये बॉन्डिंग टूटी इन दोनों ऑक्सीजन के बीच की। तो मैंने कहा आपने क्या किया, एल्केन की रिएक्शन ओजोन से करवाई, ओजोन से करवाने पर आपको एक साइक्लिक एडक्ट मिला जिसमें 3 ऑक्सीजन और 2 कार्बन की एक क्या बन गई थी, रिंग बन गई थी। इसको आपने ओजोनाइड कहा। आपने इस ओजोनाइड का जिंक चूर्ण या जिंक पाउडर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस किया, जल अपघटन किया, सॉफ्ट टी बनाओ, पानी डालो, क्या हो गया, एक ऑक्सीजन को पानी ले गया, वाटर ले गया और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लिया। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा। इस ऑक्सीजन और कार्बन दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, फ्री, इसलिए इनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, डबल। ऐसा इसके साथ भी तो हुआ, यहाँ भी इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ा और यहाँ इस ऑक्सीजन ने इससे तोड़ा, तो इन दोनों की भी एक एक वैलेंसी फ्री, इनके बीच का बॉन्ड भी क्या हो गया, डबल। यानी एक ओजोनाइड के ब्रेकडाउन से आपको 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, जिनमें ये देखिए कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी है, तो ऐसे ही ऐसे रहेंगी। इस C और O के बीच का बॉन्ड जो सिंगल था ये क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया। कितने ऐसे बने, 2 बने। तो 2 आपको क्या मिल गए साहब, कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल गए, कार्बोनिल यौगिक मिल गए। वो सिमिलर भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर वैलेंसी कैसे कंप्लीट की है। अब देखिए बेटा, यहाँ जिंक पाउडर का हाइड्रोलाइसिस में क्या रोल है। इस रिएक्शन में सब प्रोडक्ट के रूप में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन बनाता है, और अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ बचा तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके बनने वाले एल्डिहाइड या कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। और हमें एसिड नहीं बनाना, हमें तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, यहीं पे रुकना है। यानी हम चाहते हैं कि आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो, तो जिंक पाउडर को यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। वो जिंक पाउडर क्या करता है, बनने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करता है। इसकी इच्छा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी अपना ऑक्सीजन दूसरे को देते हैं, जिंक के साथ तेरे को देना ही ना, मुझे दे दे। और ये इससे लेके क्या बना लेता है, जिंक, तो जिंक ऑक्साइड बना लेता है और H2O2 वापस किस में बदल जाता है बेटा, H2O में। तो यहाँ जिंक का यूज जो है वो अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये बनने वाले कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एसिड में ऑक्सीडेशन रोकता है, प्रिवेंट करता है। ये आपकी फर्स्ट मेथड हुआ। आइए अब देखें इसमें कार्बन की फ्री वैलेंसी से अलग अलग एटम्स को या एल्किल ग्रुप को जोड़ने पे कैसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। देखिए, अगर मैंने यहां पर जोड़ दिए H, क्या देख रहे हैं आप, CH2 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 दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये कौन है, एथीन। अगर मैंने यहां एथीन ली और इन दोनों कार्बन, देखो मेन चीज तो ये बीच में से यही तो डिसोसिएट होंगे बेटा। आप तो सिंपली समझ जाओ कि ये डिसोसिएट होंगे और दोनों के एक एक ऑक्सीजन दे देना है। तो इसको एक ऑक्सीजन दोगे तो ये भी HCHO और ये भी HCHO, और देखना करके देखो मुझे क्या दिक्कत आ रही है। ये लो, ये यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। क्या देख रहे हैं आप, दोनों मॉलिक्यूल्स किसके बन गए बेटा, फॉर्मएल्डिहाइड के। यानी एथीन का ओजोनोलाइसिस करने पर, एथीन की रिएक्शन ओजोन से करवाने पर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मएल्डिहाइड बनता है। सपोज आपने क्या किया, एक H रखा और एक CH3 ले लिया बेटा, सही है। क्या हुआ, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास हो। कितने की चेन हुई, 3 की चेन को आप क्या कहेंगे, प्रोपीन। 3 की चेन हुई, 3 की चेन को आप क्या कहेंगे, प्रोपीन। अब आपने प्रोपीन ली है, वही बात आपको तो करना क्या है, जहां डबल बॉन्ड है उसको डिसोसिएट करना है,
और डिसोशिएट करके उन दोनों कार्बन के बीच में 3 ऑक्सीजन को अरेंज करके ये ओजोनाइड बना देना है। अब इधर वाले कार्बन पर एक H एक मैथिल है, लो एक H और एक मैथिल है, और उधर वाले पे दोनों ही क्या है बेटा H। तो क्या देख रहे हैं आप, इधर वाला डिसोशिएट हुआ तो क्या बनाएगा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, और उधर वाला डिसोशिएट हुआ तो क्या बनाएगा SCHO फॉर्मल्डिहाइड। यानी आपको यहाँ 2 तरह के कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। यानी एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से एक ही तरह का कार्बोनिल कंपाउंड बने ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे भी बन सकते हैं डिफरेंट भी बन सकते हैं। सोचो अगर आपने बेटा यहाँ पर ये दूसरा H था, इसकी जगह भी CH3 लगाया होता, वापस से चेन देखो कितने की है 1 2 3, 3 की चेन वापस प्रोपीन है, लेकिन इस 3 की चेन में एक सब्स्टिट्यूट भी आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ 2 पर कौन है मैथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 2 मैथिल प्रोपीन, और 2 मैथिल प्रोपीन का हाइड्रोलाइसिस करो, कोई बात नहीं। उधर वाले कार्बन पे तो दोनों H है, पर इधर वाले कार्बन पर दोनों ही क्या है मैथिल है, तो यहाँ भी दोनों क्या आ जाएंगे मैथिल। अब मैं क्या बताऊं आप सब जानते हो, मैं क्या बताऊं आप सब जानते हो, क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ऐसा किया कि सर मैं यहाँ पर भी एक H और एक मैथिल जोड़ता हूँ, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ सर मैं इस वाले कार्बन पे भी एक H और एक मैथिल जोड़ना चाहता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, आप जो जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए। जोड़ लिया आपने, अब सीरीज कितने की बनी देखिए 4 की, और ये 1 2 3 4, इधर से आओगे तो भी सेकंड पे डबल बॉन्ड, इधर से आओगे तो भी सेकंड पे डबल बॉन्ड। इस एल्कीन का नाम क्या हो गया बेटा 4 से ब्यूट 2 पर इन, ब्यूट 2 इन। इसका हाइड्रोलाइसिस किया, इस कार्बन पर क्या है एक मैथिल एक H, तो इस कार्बन पर भी एक मैथिल और एक क्या रख दीजिए H। उधर वाले कार्बन पे भी क्या है एक मैथिल एक H, तो इस पे भी क्या रख दीजिए एक मैथिल एक H। अब मैं क्या बताऊं आप खुद देख रहे हो, CH3CHO यानी ब्यूट 2 इन लेंगे तो दोनों ही मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे बेटा आपको एसिटाल्डिहाइड के मिल जाएंगे। अब वही बात इस ब्यूट 2 इन में भी अगर यहाँ पर क्या जोड़ दें मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मैथिल, 2 पर मैथिल है, ब्यूट 2 पर ही क्या है इन, 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। ओजोन से रिएक्शन करवाइए, इधर वाले कार्बन पर 2 मैथिल है, आप 2 मैथिल लगाइए, उधर वाले कार्बन पर एक मैथिल एक H है, तो क्या देख रहे हैं आप उधर वाला तो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, और इधर वाला CH3CO CH3 क्या बना देगा बेटा एसीटोन बना देगा। और फाइनल एक और कर सकते हैं आप, इस जगह भी क्या जोड़ दीजिए CH3। अब कितने सब्स्टिट्यूट हो गए 2 हो गए, एक सेकंड पर एक थर्ड पर, तो ये हो गया 2 3, एक जैसे 2 के लिए डाई, कौन है मैथिल, नाम हो गया 2 3 डाई मैथिल ब्यूटोएन। तो क्या देख रहे हैं इस कार्बन पे भी 2 मैथिल है, इस कार्बन पे भी 2 मैथिल है, तो ओजोनाइड में भी दोनों कार्बन पर ही 2 2 मैथिल आएंगे, तो आपको यहाँ दोनों ही मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे बेटा एसीटोन। समझ गए होंगे आप। तो सिंपल सी रिएक्शन हुई क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए, जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से होती है तो एक चक्रीय यौगोत्पाद ओजोनाइड बनता है, जिसका जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। When alkene reacts with ozone, a cyclic adduct is formed which is known as ozonide, which on hydrolysis in the presence of zinc powder forms carbonyl compound. In this reaction, zinc powder acts as reducing agent. It prevents the oxidation of aldehyde and ketone into acid by subproduct hydrogen peroxide. इस अभिक्रिया में जिंक चूर्ण अपचायक की तरह कार्य करता है, जो इस अभिक्रिया में बने हुए सह उत्पाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा एल्डिहाइड कीटोन को अम्ल में ऑक्सीकृत होने से रोकता है। ये आपके प्रिपरेशन का आज का पहला और वैसे हमारा थर्ड मेथड हुआ फ्रॉम एल्कीन।
अब हम पढ़ते हैं हमारा फोर्थ मेथड, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से कैसे बनाएंगे? फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से कैसे बनाएंगे आप कार्बोनिल कंपाउंड? अब करते हैं हम इस पर बात। बहुत सिंपल है, डू नॉट वरी। आप याद कीजिए, जब आपने एल्कीन पर हाइड्रोलाइसिस किया था, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया था, कुछ ऐसा आपने देखा था कि जब एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट एसिड लेने पड़ते हैं। जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो हमें जल अपघटन के लिए तनु अम्ल लेने पड़ते हैं। तो तनु अम्ल की उपस्थिति में जब आपने एल्कीन का जल अपघटन किया था, एल्कीन का एडिशन किया था, तो क्या हुआ था? मार्कोनिकोव रूल के अनुसार H+ डबल बॉन्ड से जुड़े वहां कार्बन पे गया था जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा था, और OH- वहां गया था डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर जहां पहले से हाइड्रोजन कम थे। क्या हुआ था? R बॉन्ड CH CH पे चला गया, OH डबल बॉन्ड टूट के सिंगल CH2 बन गया, CH3 क्या बन गया था? अल्कोहल। तो बेटा जब एल्कीन का एडिशन ऑफ वाटर आपने डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में किया था, तो आपको अल्कोहल मिला था। आज आप क्या करें? एल्काइन का प्रोसेसर वही रहेगा। चलिए क्या होता है देख रहे हैं। जब एल्काइन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से होती है, एल्काइन है आपका ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है। एडिशन ऑफ वाटर कीजिए बेटा, किसकी प्रेजेंस में करना है? वही डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए। क्या होगा? डबल बॉन्ड से अटैच उस कार्बन पर हाइड्रोजन चाहेगा जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, और नेगेटिव वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम हो, तो ये यहाँ आएगा। देखिए क्या हुआ? RC पे आ गया OH, और इस CH को H मिलते ही ये CH2 हो गया। अब आप देख रहे हैं बेटा, इस कार्बन की दो वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की भी दो वैलेंसी कंप्लीट है, तो दो ही फ्री हैं, तो इनके बीच का ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या हो गया? डबल बॉन्ड। अब आपको कुछ खास बात दिख रही है, यहाँ कार्बन से OH अटैच है, इसलिए ये अल्कोहल है, ये ओल है। इसके सीरीज में डबल बॉन्ड है एल्कीन वाला, है ना, इसलिए ये ईन है, यानी ये कौन हो गए? इनसे आपको मैंने पहले भी मिलाया था, अगर कार्बन सीरीज में डबल बॉन्ड हो और फिर उस कार्बन से OH भी अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को इनोल कहते हैं। और सर ने कुछ खास बताया था कि ये इनोल कार्बोनिल कंपाउंड के टोटोमर होते हैं, उनके चलावे भी होते हैं। तो बेटा जब एल्काइन का जलयोजन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है, तो इनोल बनते हैं। When alkyne reacts with dilute H2SO4, enol are formed, which by rearrangement change into carbonyl compound। देखिए अगर आप इसका रीअरेंजमेंट करते हैं, मैंने आपको कहा था ये वैसे ही क्या है? टोटोमर है। टोटोमर में क्या होता है? बॉन्ड और एटम अपनी जगह बदल लेते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है और ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। क्या हुआ? R बॉन्ड C CH2 पर एक हाइड्रोजन और आ गया, तो बेटा क्या हो गया? CH3। और C और O के बीच में एक बॉन्ड और आ गया, तो ये बॉन्ड क्या हो गया? डबल हो गया ना बेटा। और यहाँ देखो ये क्या है? सिंगल ही रह जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 3 कंप्लीट हो गई तो ये सिंगल बनाएगा, सिंगल एट 3 4 हो गई। यहाँ भी देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में ये कौन बना है, ये देखना चाहते हो? कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने यहाँ पे H जोड़ दिया, अगर आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? H, तो आप इसको क्या कहेंगे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH को एथाइन, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम कह देते हैं एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन है, ये एथाइन है बेटा। इस एसिटिलीन या एथाइन पर एडिशन ऑफ वाटर कीजिए डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, यहां भी इस R की जगह क्या आएगा? H आएगा। जो एक्सचेंज होना है बॉन्ड और एटम का, वो किनके बीच में होगा? डबल बॉन्ड और OH के बीच में होगा। हो गया। यहां इस R की जगह भी क्या है? H। देख पा रहे हैं आप ये कौन है? CH3CHO।
क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। और बेटा एल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन होते हैं। एल्काइन में मिनिमम कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। यानी इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड जिसमें 1 कार्बन है उसको नहीं बनाया जा सकता। यहाँ मिनिमम क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्या एसिटाल्डिहाइड के अलावा और कोई एल्डिहाइड बना सकते हैं? चलो चेक कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस एथाइन का एक H है उसको हटा करके यहाँ मिथाइल ग्रुप जोड़ता हूं। जैसे बेटा मैंने ये किया, आप देखिए मुझे इथाइन की बजाय 3 कार्बन की एल्काइन मिली जिसको मैं क्या कह देता हूं? प्रोपाइन, यही तो कहूंगा। और इस प्रोपाइन में भी देखिए, ये लीजिए इस H की जगह वही CH3, ये कंडीशन बन गई, ये प्रोपिनॉल बन गया। एथाइन से एथिनॉल बना था, प्रोपाइन से ये प्रोपीन प्लस ऑल, प्रोपीन टू ऑल बन गया। भाई 3 से प्रोपीन है जिसके 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? ऑल, प्रोपीन टू ऑल बन गया। तो ये प्रोपीन टू ऑल एक इनॉल है, वही एक्सचेंज कीजिए वापस। देखिए क्या कंडीशन हो गई, आप खुद ही देख लीजिए। CH3COCH3 क्या बन गया? एसीटोन, प्रोपेनॉन, एक कीटोन। यानी मैं एथाइन से सिर्फ प्रोपाइन पे गया, मैंने सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ाया, तो भी मैं क्या देख रहा हूं? क्या मुझे दूसरे एल्डिहाइड नहीं मिल के बल्कि क्या मिल रहे हैं? कीटोन्स मिल रहे हैं। तो बेटा यहां समझिए कि केवल एथाइन या एसिटिलीन पर वाटर के एडिशन से मुझे एसिटाल्डिहाइड मिलता है, बाकी सभी एल्काइन इस रिएक्शन में कीटोन का फॉर्मेशन करती है। यानी एल्काइन से एसिटाल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपकी 4th रिएक्शन हुई फ्रॉम एल्काइन, तो मेरे हिसाब से अंडरस्टूड होगी। तनु अम्ल लेते हैं जब भी जल अपघटन करना हो, तो तनु अम्ल की उपस्थिति में एल्काइन का जलयोजन करने पर पहले इनोल बनते हैं। इनोल के पुनर्विन्यास से हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। हमने देखा कि अगर एसिटिलीन या एथाइन लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, अन्य किसी भी एल्काइन को लेने पर हमेशा एक कीटोन ही प्राप्त होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर मैं याद दिला दूं बेटा, इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन 3 यहाँ भी 3, हाइड्रोजन यहाँ 3 2 5 एंड 1 6, यहाँ भी 3 एंड 3 6, ऑक्सीजन 1 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये इनोल है, ये एक दूसरे के टॉटोमर हैं, चलावे भी हैं, जो क्या करते हैं? बंध और परमाणु का लेन देन करते हैं और एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो एक चलाव्यता भी होती है। एल्डिहाइड और कीटोन का चलावे भी या टॉटोमर कौन है? इनोल है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन को बनाने का, कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने का 4th मेथड हुआ। अब हमारा 5th मेथड डिस्कस करते हैं। 5th मेथड है फ्रॉम जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड से। फ्रॉम जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड जानते हैं आप? आपने पढ़े थे डाइहैलाइड्स में से वे डाइहैलाइड्स जिनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन एटम से अटैच हो, उन्हीं को कहते हैं जैम डाइहैलाइड। आ जाइए, यही तो है जैम डाइहैलाइड, जिसमें एक ही कार्बन से अटैच है दोनों क्लोरीन, ओके, और कार्बन की बाकी 2 वैलेंसी क्या है भैया? फ्री। जब इस जैम डाइहैलाइड की रिएक्शन होती है एक्वस KOH से, कास्टिक पोटास के एक्वस सॉल्यूशन से, जलीय विलयन से, सब जानते हैं फर्स्ट ग्रुप 17th ग्रुप साथ दिखता है, साथ जाता है। पोटेशियम क्लोरीन को ले जाएंगे, पोटेशियम क्लोरीन को ले जाएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? KCl बनाएंगे। दोनों KCl रिमूव हो गए और दोनों हैलोजन की जगह कार्बन पे कौन आ गए? OH। हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। एक कार्बन पर 2 OH हो तो ऐसा कंपाउंड अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, और ऐसा कंपाउंड तुरंत क्या करता है? अपने दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप में से एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है। कर दिया बेटा। और देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या बन जाता है? डबल। और ये कौन बन गए? आपके कार्बोनिल कंपाउंड बन गए। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है कि जब जैम डाइहैलाइड एक्वस KOH से रिएक्ट करते हैं तो हमें एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड
वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके क्या बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। ये सिंपल सी रिएक्शन है। आओ अब यहां पर H जोड़ दीजिए। एक कार्बन की सीरीज है, एक कार्बन पर 2 क्लोरीन अटैच है, नाम हो गया डाइक्लोरो। और एक कार्बन की एल्केन को क्या कहते हैं, मैथेन। ये कौन है, डाइक्लोरोमेथेन। अगर डाइक्लोरोमेथेन की वजह से रिएक्ट करेगा, लीजिए यहां भी क्या आ जाएंगे दोनों, H हेलोजन ने तो चला ही जाना है, तो यहां भी क्या आएंगे H। क्या मिल गया साहब आपको, फॉर्मएल्डिहाइड। अगर आपने बेटा यहाँ CH3 जोड़ दिया तो अब सीरीज कितने कार्बन की हो गई, 2 कार्बन की, और 1 पर फिर से 2 क्लोरीन है, तो फिर से 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, बट मैथेन नहीं, 2 की सीरीज को क्या कहेंगे, एथेन। तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन अगर आपने लिया तो लो साहब मैं यहाँ भी CH3 जोड़ देता हूँ, आप खुद देख लीजिए क्या बन गया, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। अगर आपने यहाँ पर क्या किया, कार्बन और बढ़ाया, ये लीजिए इसी जगह पर एल्किल ग्रुप 1 में ही कार्बन बढ़ाया, 1, 2 और कितने की सीरीज हो गई बेटा, 3 की सीरीज हो गई। अभी भी फर्स्ट कार्बन पर दोनों हेलोजन अटैच हैं, 1,1 डाइक्लोरो एथेन की जगह 3 की सीरीज को क्या कहेंगे बेटा, प्रोपेन कहेंगे। लीजिए कोई बात नहीं, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये S तो H ही रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा। और फिर देखिए वहां पर क्या बन गया, ध्यान दीजिए, यहाँ बन गया CH3 CH2 और CHO, यही तो बना, देखो CH3 CH2 CHO, प्रोपेनेल। अगर आपने क्या किया होता, अगर आपने ऐसा किया होता कि इस कार्बन पर दोनों मैथिल अटैच करते, तो ध्यान दीजिए आप, अब सीरीज कितने की है, 3 की सीरीज है, ये देखिए, है ना। अरे खड़ा कर दो सीधा सीधा, कौन मना करता है भैया। 1, 2, 3 की सीरीज है, जिसमें क्लोरीन कितने नंबर पर अटैच है, 2 पर, तो ध्यान देने वाली बात है। अब आपके क्लोरीन कॉर्नर पे नहीं है, अब आपके क्लोरीन कहाँ आ गए, सीरीज के बीच में आ गए, 2 पोजीशन। तो 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये कंपाउंड हो गया, वापस 2 KCl निकले, कोई बात नहीं भैया, वापस से देखिए, एक मैथिल यहाँ था, एक मैथिल यहाँ है, और ये देख रहे हैं आप क्या बन गया, CH3CO CH3 क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो जो मैं समझाना चाहता हूं शायद वो आप समझ गए। मैं समझाना चाहता हूं कि जब जैम डाइहैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH यानी जलीय KOH से होती है, तो पहले एक अस्थायी यौगिक, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं, वो वहां से वाटर मॉलिक्यूल या जल के अणु को खोकर के कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। अगर जैम डाइहैलाइड में दोनों हैलोजन फर्स्ट कार्बन से अटैच हैं, तो उससे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड मिलेंगे। और अगर जैम डाइहैलाइड में दोनों हैलोजन सीरीज के बीच में किसी कार्बन से अटैच हैं, तो उससे लास्ट प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये आपका 5th मेथड हुआ फ्रॉम जैम डाइहैलाइड। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 6th मेथड आपका कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन का फ्रॉम ग्लाइकोल, ग्लाइकोल से सभी को पता है क्या होते हैं ग्लाइकोल, ऐसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 2 एडजेसेंट कार्बन पर 2 लगातार कार्बन एटम पर अटैच होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, उन्हीं को कहते हैं क्या, ग्लाइकोल। है सामने ग्लाइकोल, आ जाओ भाई साहब। ग्लाइकोल में दोनों कार्बन पर एक OH अटैच कर दिया, दोनों को आपस में अटैच कर दिया। आप दोनों की क्या देख रहे हैं, 2 वैलेंसी फ्री है, उन फ्री वैलेंसी पे क्या जोड़ दीजिए आप, H जोड़ दीजिए। कितने कार्बन की सीरीज हुई बेटा, 2 की। वैसे तो ये CH2H आपने देखा हुआ, इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, बताया हुआ है मैंने। और IUPAC में 2 की सीरीज से कौन सी एल्केन हो गई, एथेन। इस एथेन के 1 पर और इस एथेन के 2 पर
दोनों कार्बन से OH ही अटैच है, यानी ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, पर एक जैसे दो हो तो पहले दोनों की पोजीशन लिखते हैं कोमा लगा के, फिर एक जैसे दो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, और अल्कोहल का सफिक्स ऑल। इसका नाम है एथेन 1,2 डाई ऑल। वैसे एथिलीन ग्लाइकोल है ये, क्योंकि तो लगातार कार्बन पर दो OH अटैच है, इसलिए इसको ग्लाइकोल कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। IUPAC में इसका नाम है एल्केन XY डाइऑल। एल्केन कार्बन पे डिपेंड करेगा, X और Y क्या है, दोनों OH ग्रुप की पोजीशन है जो डिफरेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि एक पर स्टेबल ही नहीं है। और डाई एक जैसे दो के लिए, और ऑल किसका सफिक्स है, अल्कोहल ग्रुप का। ठीक है, तो एल्केन 1,2 डाइऑल के रूप में दो की चैन से एथेन 1,2 डाइऑल हो गया। ये कहता है कि जब आप इस ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में करते हैं, बेटा काशी गए शंकर प्रभु 14 को, ये 14 ग्रुप है, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस लेड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है बेटा। तो मैंने नाम बोला लेड टेट्रा एसीटेट, यानी इस लेड से कितने एसीटेट ऐड हो जाएंगे, टेट्रा। आपको पता नहीं बेटा एसीटेट कहां से आता है, ये एसिटिक एसिड होता है, जब उसमें से H+ हटाते हैं तो ये CH3COO- बनता है, इसको एसीटेट कहते हैं। तो एसीटेट पे -1 चार्ज है और Pb पर क्या है, प्लस का 4 चार्ज है। जब ये आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे तो एसीटेट को तो मिल जाएगा Pb का 4 और Pb को मिल जाएगा एसीटेट का 1। फॉर्मूला हो गया CH3COO का होल 4 Pb, इसी को कहते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। तो ये कहता है जब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में करते हैं तो ये क्या होती है, ऑक्सीकृत व अपघटित होकर, ना केवल ये ऑक्सीकृत होती है बल्कि साथ साथ ये क्या होती है आपकी अपघटित, डीकंपोज होती है। ये बॉन्डिंग इसकी टूटती है बेटा यहाँ से, ठीक है। ये बॉन्डिंग तो टूटती है, साथ ही क्या होता है, ये OH बॉन्डिंग भी यहां से टूटती है। कुछ समझ पा रहे हो आप? कार्बन ने इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ा, दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, फ्री, इनके बीच का बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड, नीचे भी HCHO ऊपर भी HCHO। आपको क्या मिल गया बेटा, 2 molecules of HCHO means formaldehyde, जिसको IUPAC में हम क्या बोल देते हैं, मैथेन। जो 2 H यहां से निकले हैं वो इस लेड टेट्रा एसीटेट से 2 एसीटेट को ले लेते हैं और उस एसीटेट में जाकर के जब H टूटता है तो लेड टेट्रा एसीटेट से हम क्या कह रहे हैं, यहां से 2 H निकलते हैं, वो इस लेड टेट्रा एसीटेट से एसीटेट लेते हैं और एसीटेट को जब H मिलता है तो वो क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड। कितने H निकले हैं, 2, इसलिए कितने एसीटेट को लेके एसिटिक एसिड बनाएंगे बेटा, 2 को। अब लेड के साथ जो 4 एसीटेट जुड़े हुए थे उनमें से 2 तो एसिटिक एसिड बनाने में यूज हो गए और कितने और रह गए, 2 और रह गए। और ये बनता है लेड डाई एसीटेट। जो लेड टेट्रा एसीटेट है वो किस में चेंज हो जाता है, लेड डाई एसीटेट। जाहिर सी बात है बेटा, लेड टेट्रा एसीटेट में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी और डाई एसीटेट में वो क्या हो गई, Pb की +2 हो गई। किसी का भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज उस पर घट रहा है, यानी उसका रिडक्शन हुआ है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीकारक है जिसने दूसरे का ऑक्सीकरण कर दिया, लेकिन खुद लेड टेट्रा एसीटेट से लेड डाई एसीटेट में क्या हो गया, अपचयित हो गया। यहाँ लेड Pb +4 से +2 में रिड्यूस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सुने आप
जब ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन दोनों होता है और हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, जबकि लेड टेट्रा एसीटेट लेड डाई एसीटेट में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिएक्शन सिंपल है। सर ने कहा जिन दो कार्बन पर OH अटैच हैं उन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, दोनों OH से H को निकालिए, निकलने वाले H इससे एसीटेट लेके एसिटिक एसिड बना लेंगे और यहाँ पर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डबल होगा और एक कार्बोनिल कंपाउंड ऊपर और एक नीचे, आपको दो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। सेम बनेंगे डिफरेंट बनेंगे, वही बात डिपेंड करता है कि ये कार्बन से अटैच कौन है। अगर वही बात आपने ये तो क्या किया है, एथेन 1,2-डाइओल लिया है, सोचो बेटा सर ने ये कर दिया होता। अब देखिए आप इसको, कितने की सीरीज हो गई है, 1 2 3 1 2 3 3 से क्या हो गया ये प्रोपेन, उस प्रोपेन के 1 पर उसके 2 पर कौन है ऑल, तो प्रोपेन 1 2 डाई और अब डिकम्पोज होने से दिख रहा है ऊपर तो क्या बच गया CH3CHO और नीचे क्या बच गया SCHO। तो अंडरस्टूड है बेटा कि एथेन 1,2-डाइओल से दोनों फॉर्मेल्डिहाइड मिले थे, प्रोपेन 1,2-डाइओल से क्या मिलेगा, एक हमें एसिटेल्डिहाइड मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। सोचो 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 सोचो, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और इसके भी नीचे क्या जोड़ देता हूं, इस H की जगह CH3। अब कुछ देख पा रहे हैं आप, कितनी सीरीज हो गई यहाँ बेटा, 4 की सीरीज हो गई कि नहीं हो गई, ये देखिए 4 की सीरीज हो गई। काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, 4 से ये कौन है बेटा, ये ब्यूटेन है। इस ब्यूटेन के 2 और 3 पर देखिए क्या जुड़े हुए हैं, डाइऑल, तो ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल, मुझे तो वही डिकम्पोजिशन करना है बीच वाला, और ये करते मुझे नजर आ रहा है नीचे भी CH3CHO और ऊपर भी CH3CHO, यानी यहाँ दोनों ही मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, एसिटिल्डिहाइड के बन जाएंगे। वही बात थोड़ा और आगे बढ़ो, यहाँ अगर CH3 जोड़ दिया तो क्या दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल तो एसिटिल्डिहाइड का ऊपर वाला, नीचे वाला किसका हो जाएगा बेटा, CH3 COCH3 एसीटोन का हो जाएगा। नोमेनक्लेचर काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से OH ग्रुप पास है, तो दोनों तरफ से OH ग्रुप सेकंड पर है, लेकिन नीचे से काउंटिंग करें तो मैथिल ग्रुप भी सेकंड पर आ रहा है, इसलिए काउंटिंग नीचे से करनी चाहिए। 2 पर सब्स्टिट्यूट है कौन, मैथिल, तो नाम हो गया 2 मैथिल, फिर से 4 की सीरीज ब्यूटेन और उसके 2 और 3 पर फिर से डाइऑल, तो 2 मैथिल ब्यूटेन 2 3 डाइऑल लेंगे तो एक एसीटोन और एक क्या बन जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। तो बेटा घबराने की जरूरत कहीं भी नहीं बची है, सिंपल सा है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये चीज है ना कि इसमें इतना टेंशन मत लो कि सर ये लेड टेट्रा एसीटेट डाई एसीटेट हमने नहीं पढ़ा के 9th में पढ़ लेते हैं यार कि बहुत से एलिमेंट्स जैसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी यानी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो लेड में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, +4 और +2। अब इसका एक रीजन होता है, जब मैं आपको 7th लेसन पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहां आपको एक प्रभाव पढ़ाऊंगा, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जानते हैं कि काशी गए शंकर प्रभु, ये सब 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेटा, ये सब 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो सब जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 2 s में रहेंगे और 2 p में रहेंगे। ये भी हम सब जानते हैं कि सर 2 s में रहेंगे और 2 कहाँ रहेंगे, p में रहेंगे। सॉरी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे, तो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सबकी भी जनरल वैलेंसी 4 है क्योंकि इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। लेकिन मैं आपको अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 14, इसका 32, इसका 50 और इसका होता है 82। बेटा 50 तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन 50 के बाद लैंथेनम आता है 57 पर 11th में पढ़ते हैं, और सीरियम आता है 58 पर, और हम पढ़ते हैं सीरियम 58 से 4f सीरीज आ जाती है, यानी ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 ऑर्बिटल के f में जाते हैं। और हमने एक इफेक्ट पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, और हमने कहा था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, इसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो बेटा F का परिरक्षण प्रभाव, F का स्क्रीनिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, न के बराबर होता है, यानी इसकी शेप होती है, इसकी जो आकृति होती है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को नहीं कवर कर पाती, इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। बाहर इलेक्ट्रॉन किसमें बैठे हैं? S और P दोनों में, उनमें से भी S P की तुलना में न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, इसलिए S के इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर, इस इलेक्ट्रॉनों के जोड़े पर क्या होता है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है, नाभिक का आकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि इस बाह्यतम कोश के S उपकोश के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं ले पाते। इसी को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं कि S का इलेक्ट्रॉन युग्म अक्रिय रहता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसी कारण जो आपके 13 से लेकर के 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके जो लास्ट वाले 2 मेंबर्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन आती है बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 क्या हो जाती है? कम। तो 4 रिप्रेजेंट कर सकता था, ये कितनी शो करता है? 2 ही करता है बेटा, ठीक है। इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लो, मैंने कहा बिफोर लैग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल्स at f orbital have minimum screening effect due to its diffuse shape. इसकी diffuse shape की वजह से इसका screening effect minimum है। So the effective nuclear charge on the electron of outermost orbit increases. outermost orbit के इलेक्ट्रॉन पर effective nuclear charge बढ़ जाता है because S is nearer to nucleus in compared to P. So the electron pair of S doesn't participate in bonding. This one is known as inert pair effect. Due to this inert pair effect, lead shows +2 oxidation state instead of +4. यानी इसमें +2 oxidation state जो lead में है वो +4 से ज्यादा स्थायी होती है। इसीलिए बेटा ये lead टेट्राएसीटेट डिकम्पोज होकर lead डाइएसीटेट में बदल जाता है। इससे जो 2 एसीटेट निकलते हैं वो इसके H को लेकर के एसिटिक एसिड बना जाते हैं और ये Pb4+ से +2 में रिड्यूस हो जाता है। जबकि आपका जो इनोल था, सॉरी ग्लाइकोल था, एक अल्कोहल था, वो एल्डिहाइड या कीटोन में क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये ग्लाइकोल से बनाने का हमारा 6 मेथड हुआ। आई होप सो कुछ समझ गए होंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे अगर ज्यादा बात करनी है तो हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेसन नंबर 7 का वेट करना पड़ेगा। अब हमारा 7th मेथड पढ़ते हैं। 7th मेथड पढ़ेंगे, इसमें है फ्रॉम नाइट्रो एल्केन, यानी नाइट्रो एल्केन से हम क्या बनाना सीखेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये कहता है जब आप नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन पहले किसी बेस से करवाते, देखिए नाइट्रो एल्केन की टेंडेंसी एक स्पेशल टेंडेंसी अपने आप में। कैसे? नाइट्रो एल्केन में जैसे मैं एक नाइट्रोमेथेन की ही बात करता हूं बेटा आपसे। नाइट्रोमेथेन क्या होता है? CH4 का एक H एटम आपने नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस किया तो ये CH3NO2 बन गया ना बेटा। इस CH3NO2 को ही हम क्या बोलते हैं? एक कार्बन की चेन, उस पे नाइट्रो अटैच है तो नाइट्रो, और एक से मैथ प्लस एन मेथेन, ये नाइट्रोमेथेन है। होता क्या बेटा? ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना,
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है। जहां भी आता है, आपको पहले भी बताया था जब मैं फिनोल की रिएक्टिविटी समझा रहा था कि नाइट्रो ग्रुप आने से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है, प्रबल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट रखता है। तो ये क्या करता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी या कमी होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ऐसे में कार्बन की CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जब CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ खिसक जाते हैं तो इस H पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। यानी नाइट्रो एल्केन में ये H+ जो है ना आपका, कौन सा H+, जो नाइट्रो ग्रुप से अटैच कार्बन का H+ है, जिसको आप कहें कि अल्फा हाइड्रोजन, ये एसिडिक नेचर का हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ने पड़ते हैं। तो जब ये किसी बेस से रिएक्ट करता है, बेस कौन है आपका, तो यहां से इसमें से H+ निकलता है और वो किसके साथ चला जाता है, बेस के OH- के साथ चला जाता है और यहाँ क्या बन जाता है बेटा, वाटर बन जाता है और इस नाइट्रोमेथेन पर आकर के सोडियम अटैच हो जाता है और आपको बनता है, सॉरी आपको मिलता है सोडियम नाइट्रोमेथेन। अब जो सोडियम नाइट्रोमेथेन आपको मिला है, हम इसका क्या करते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 या HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो HNO3 या H2SO4 लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और उनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। HNO3 डिकम्पोज होता है बेटा और अपना एक ऑक्सीजन इसको देता है और खुद HNO2 में बदल जाता है। H2SO4 भी डिकम्पोज हो सकता है, अपना एक ऑक्सीजन इसको देता है और खुद H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड में बदल सकता है। ये जो ऑक्सीजन इसको मिलता है, साथ में देखो यहाँ ये सोडियम जो पॉजिटिव आयन है, इस नेगेटिव नाइट्राइट को लेके चला जाता है और यहाँ से क्या निकल जाता है, सोडियम नाइट्राइट निकल जाता है। अब देखिए इस कार्बन पर आपको क्या नजर आ रहे हैं, 2H, इसकी 2 वैलेंसी क्या हो गई है, दोनों सोडियम और नाइट्राइट के जाने से फ्री हो गई है। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, क्या बन गया ये, कार्बोनिक कंपाउंड। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं नाइट्रो एल्केन से कैसे प्रिपेयर करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहले मैंने बताया कि बेटा नाइट्रो एल्केन जिनमें होते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनके अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं एसिडिक नेचर के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप होता है एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, -I इफेक्ट रखता है, जिससे इससे जुड़े कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसकी CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी बढ़ती है और H पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ऐसे में जब किसी बेस से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये H+ बेस की OH- के साथ वाटर बना लेता है। NaOH से करवाई तो सोडियम नाइट्रोमेथेन बन जाएगा, KOH से करवाते पोटेशियम नाइट्रोमेथेन बन जाता। अब उसका फिर वापस से किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, चाहे वो HNO3 हो नाइट्रिक एसिड या H2SO4 हो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये डिकम्पोज और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होगा। इधर डिकम्पोजिशन होगा, इसमें से सोडियम नाइट्राइट निकलेगा, बचा हुआ हाइड्रोकार्बन पार्ट इस ऑक्सीजन को लेकर के कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा। नाइट्रोमेथेन से आपको क्या मिला, फॉर्मएल्डिहाइड। अगर बेटा आप यहां पर ले लेते हैं क्या, ये CH3CH2NO2, तो इसको बोलते बेटा आप नाइट्रो एथेन। 2 कार्बन नहीं है क्या, ढंग से देखिए, CH3CH2NO2, तो 1 2 2 की चेन हो गई ना, ये क्या हो गया, नाइट्रो एथेन। याद रहे पार्टिसिपेट वही H करेगा जो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप वाले कार्बन से। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े फर्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, यानी उस पर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी भी देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर है, वापस से जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर है, वापस से जाएगा और ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर जो है इससे क्या होगा, रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा देखिए, यहाँ OH के साथ जाके वाटर बनाएगा। आप देखिए यहाँ पर इस CH पे कौन रह जाएगा, CH3,
फिर से ये कंपाउंड आपका डिसोशिएट होगा बेटा, सोडियम और नाइट्राइट एक दूसरे के साथ जाके सोडियम नाइट्राइट बना लेंगे, ठीक है। और अब देखो CH3CH को आपको क्या मिल जाएगा, एथेनेल या एसिटेल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। सही है। अब आप देखिए यहाँ नाइट्रो ग्रुप से अटैच कार्बन एक और कार्बन के कांटेक्ट में है, यानी ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से जब नाइट्रो ग्रुप अटैच हो तो उसको 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन कहते हैं। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन से आपको एल्डिहाइड मिले। अगर आप इसको 2 डिग्री बना दे, यानी इस H की जगह भी क्या कर दे बेटा, CH3 जोड़ दे। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, अब चेन सिलेक्शन कीजिए, कितने कार्बन का हुआ, 3 का। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से नाइट्रो पास है, नाइट्रो कितने पर है, 2 पर, बीच वाले से जुड़ गया, 2 नाइट्रो और 3 की सीरीज है, क्या कहेंगे, प्रोपेन। देखिए ना अब क्या हो रहा है, वही बात, इससे अटैच ये अल्फा हाइड्रोजन ही जाएगा, यानी सेंटर वाला कार्बन है, इसी से कौन जुड़ेगा, Na जुड़ेगा। लो फिर वही NaNO2 तो निकल जाएगा। और अब देखो CH3CO CH3 क्या मिल जाएगा मुझे, एसीटोन। अब NO2 जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से सराउंडेड है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी ये एल्केन कैसी हुई, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो क्या समझे, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन से एल्डिहाइड बनेंगे और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन से क्या बनेंगे बेटा, कीटोन। और अगर मैंने यहाँ 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन ले ली तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में मुझे कोई अल्फा हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो क्लियर होना चाहिए बच्चों को कि जब नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन NaOH से होती है तो उनका एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो वाटर का फॉर्मेशन करता है और हमें सोडियम नाइट्रो एल्केन मिलता है, जो पहले डिकम्पोज होता है, साथ ही सांद्र अम्ल या कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन से एल्डिहाइड बनती है, जबकि 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन से क्या बनता है, कीटोन बनता है। इस तरह से ये आपका 7th मेथड हुआ फ्रॉम नाइट्रो एल्केन की नाइट्रो एल्केन से आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं। अभी तक जितने भी मेथड आपने पढ़े उनमें सब में एल्डिहाइड भी बन रहा था और कीटोन भी बन रहा था। अब एक मेथड और है 8th, याद दिलाता हूं, फ्रॉम अल्कोहल। याद कीजिए, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन या पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के बेसिक सॉल्यूशन के साथ किया था तो भी आपको क्या मिले थे, एल्डिहाइड और कीटोन मिले थे। 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिले थे और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिले थे, कीटोन। और आपने इतना भी पढ़ा था वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं और उनसे एसिड बन जाते हैं। एल्डिहाइड से सेम कार्बन वाले बनते हैं और कीटोन से एक कम कार्बन वाला एसिड बनता है। ऐसा मैंने आपको 11th लेसन में ही पढ़ा दिया था, डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन इन्हीं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का एक ऑक्सीडेशन नेम्ड ऑक्सीडेशन है, ओपन आर ऑक्सीडेशन, ओपन आर ऑक्सीकरण। ये बता रहा हूँ नेम्ड रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इस पे बात कर लेते हैं। अब हमारा फाइनल मेथड जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते थे, लेकिन इसमें ये पर्टिकुलर ओपन आर ऑक्सीडेशन की बात करें तो बेटा इसको हम कीटोन बनाने के लिए यूज करते हैं। इससे हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि जब हम किसी सेकेंडरी अल्कोहल को, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो मान लेते हो ना, OH जिस कार्बन पर अटैच है वो 2 एल्किल ग्रुप से सराउंडेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से OH अटैच है, ये 2 डिग्री अल्कोहल। जब आप इस सेकेंडरी अल्कोहल को एसीटोन के एक्सेस के साथ, एसीटोन एक कीटोन ले लिया आपने, इस एसीटोन के आधिक्य के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, टी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टी ब्यूटोक्साइड। टर्सरी ब्यूटोक्साइड कैसे बनेगा, जब एक ही कार्बन से 3 मिथाइल जुड़ जाए
तो टर्सरी ब्यूटिल बनता है, ऑक्सीजन जोड़िए, टर्सरी ब्यूटॉक्सी बन जाता है, -4 दीजिए, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम से अटैच करना है तो A एल्यूमिनियम से 3 अटैच हो जाएंगे क्योंकि एल्यूमिनियम की 3 है। या एल्यूमिनियम 2 ब्यूटॉक्साइड हो गया। क्या कहा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल के H निकल के जाते हैं और इस एसीटोन को रिड्यूस कर देते हैं, और एसीटोन के रिड्यूस से क्या बन जाता है आपका प्रोपेन टू ऑल, एक सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। और खुद ये सेकेंडरी अल्कोहल अपने H डोनेट करके किस में बदल जाता है, कीटोन में बदल जाता है। तो बड़ी स्पेशल रिएक्शन है ओपन और रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, काम में भी अल्कोहल और कीटोन आए और बने भी अल्कोहल और कीटोन। तो एल्यूमिनियम टी ब्यूटॉक्साइड यहाँ एज ए कैटलिस्ट काम आता है, जिसकी प्रेजेंस में अल्कोहल और कीटोन की रिएक्शन से हम कीटोन और अल्कोहल ही पा लेते हैं। तो क्या था ओपन और ऑक्सीडेशन, जब किसी 2 डिग्री अल्कोहल को एसीटोन के एक्सेस के साथ, आधिक्य के साथ एल्यूमिनियम टी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनाता है, जबकि एसीटोन रिड्यूस होकर के प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल में बदल जाता है। इसे ओपन और ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस ओपन और ऑक्सीडेशन से क्या बनाया जाता है, कीटोन बनाते हैं। कीटोन बनाने का एक मेथड है। तो ये आपके एल्डिहाइड कीटोन बनाने के 8 मेथड्स हो गए। जो 9th मेथड है उसकी भी बात करते हैं। इस 9th मेथड से भी हम केवल कीटोन बनाएंगे। 8th में ओपन और ऑक्सीडेशन पढ़ा, इससे भी केवल कीटोन बना। अब 9th है एसीटो एसिटिक एस्टर से। ये एसीटो एसिटिक एस्टर क्या होते हैं बेटा, एक एस्टर को आप सब पढ़ चुके हैं। ये इसको क्या कहते हैं, CH3COO को एसीटेट, इससे C2H5 को जोड़ते थे तो आप इसको कहते थे एथिल एसीटेट। ये एक एस्टर है, लोकल लैंग्वेज में एथिल एसीटेट इसका नाम है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये पार्ट एथिल, और एसिटिक एसिड में से H+ हटाने से CH3COO- बनता है एसीटेट। इस एथिल एसीटेट का ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, भाई क्रियात्मक समूह तो COO है एस्टर ग्रुप, इससे अटैच फर्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह एसिटिल ग्रुप अटैच कर देते हैं। इसके अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके सर ने क्या अटैच किया बेटा, एसिटिल ग्रुप। तो एसिटिल ग्रुप को क्या कर देते हैं, यहाँ पर अटैच करते हैं। तो बनने वाले इस ग्रुप को कहते हैं एसिटो एथिल एसीटेट। क्या कहो, एथिल ये एसीटेट था, उसमें ये एसिटो घुस गया। देखिए जब CH3CO हेलोजन के कांटेक्ट में था तब इसको एसिटिल कहा था, लेकिन ये कार्बन के कांटेक्ट में था तो इसको एसिटो कहा था। एसिटोफिनॉल बना के दिखाए थे मैंने आपको बीच में। तो ये है क्या, एथिल एसिटो और ये वाला एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसिटो एसीटेट। तो जब इस एथिल एसिटो एसीटेट की रिएक्शन हम KOH से करवाते हैं, किससे करवाते हैं बेटा, KOH से करवाते हैं। KOH कौन है, कास्टिक पोटाश। इस कास्टिक पोटाश से रिएक्शन करवानी है, थोड़ी खुली खुली लिख देता हूं, आप समझ में आ जाएगा आपको। 2 मोल काम आएंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पर कौन सी गैस है, ये कार्बन डाई ऑक्साइड, ये CO2 है। और आपको बताया था NaOH और KOH में खास बात होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके कार्बोनेट में बदल जाते हैं। तो होगा क्या, यहां से ऐसा होने वाला है। देखिए क्या निकला, KOH को CO2 देखे क्या बनाना है, कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है सबको पता है, K2CO3। तो K2CO3 के लिए 2 पोटेशियम चाहिए ना यार, इसलिए मैंने 2 KOH ले लिए थे। अब देखिए ये K1 ले लिया, ये K1 ले लिया, CO2 में 2 ऑक्सीजन तो थे, एक और चाहिए था इसलिए ऊपर वाले से O भी चुरा लिया, K2CO3 बन गया K2CO3। अब ऊपर वाले का H बचा, नीचे वाले का OH, ये OH मिल जाता है इस एथिल ग्रुप को।
और एथिल ग्रुप OH को लेके क्या बना देता है बेटा, C2H5OH एथेनॉल। और ये H मिल जाता है इस अल्फा कार्बन को, इसको मिलते हैं देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O तो था ही, CH2 को H और मिल गया, ये भी CH3 हो गया, क्या मिल गया आपको, एसीटोन या प्रोपेनॉल। तो ये कीटोन को बनाने का ओपेनॉल ऑक्सीडेशन के अलावा एक और मेथड हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर से। एसिटो एसिटिक एस्टर को एथिल एसिटो एसीटेट भी कहते हैं। जब इस एथिल एसिटो एसीटेट की रिएक्शन KOH के साथ होती है तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और हमें एसीटोन और एथेनॉल मिलता है, जबकि निकलने वाली CO2 KOH के साथ मिलकर पोटेशियम कार्बोनेट बना लेती है। ये कीटोन को बनाने का सेकंड मेथड हुआ। इस तरह से हमने एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने के मेथड्स पढ़े और उसके बाद कीटोन को बनाने के दो मेथड एसिटो एसिटिक एस्टर और ओपेनर ऑक्सीडेशन पढ़े। अब बेटा केवल एल्डिहाइड की सिंथेसिस और हमारे सिलेबस में है। केवल एल्डिहाइड का सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं उस पर बात करें। केवल एल्डिहाइड के सिंथेसिस की दो रिएक्शन हमारे सिलेबस में बेटा, एक है स्टीफन अभिक्रिया और एक है रोसेनमुंड रिएक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टीफन पे भी और रोसेनमुंड पर। तो ये दो रिएक्शन ही बची है और उसके बाद फिर सीधे फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर और फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस पे बात करनी है। तो आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ।